हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम अपने फिज़िक्स को कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे और जो चीज़ें थोड़ी बहुत हमारी रह गई थी वो आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखो ये जो हमारा फिज़िक्स था, ठीक है, ये फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है और वो वर्ड कौन सा था? फ्यूजिस। ठीक है, फिज़िक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। कौन सा वर्ड? फ्यूजिस। फ्यूजिस से फिज़िक्स निकला हुआ है जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। ठीक है, कुदरत। अब ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है। फिज़िक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, ये किसके बारे में डील करती है? किसके फिज़िक्स के अंदर किसकी स्टडी करी जाती है? नेचुरल फिनोमिना। कुदरत के अंदर जो भी फिनोमिनन हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उन सभी के बारे में हम फिज़िक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि फिज़िक्स के अंदर स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी की स्टडी करी जाती है। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, क्योंकि ये सारे के सारे नेचर के अंदर क्या है? या तो मैटर है या फिर एनर्जी। ठीक है, या तो मैटर है या फिर एनर्जी। इनके अलावा नेचर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों की स्टडी को ही क्या बोला जाता है? फिज़िक्स बोला जाता है। या तो मैटर की स्टडी या फिर एनर्जी की स्टडी, या फिर इन दोनों के बीच की इंट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी को बोला जाता है फिज़िक्स। आई होप फिज़िक्स की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है अब आपकी। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फादर ऑफ फिज़िक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ फिज़िक्स बोला जाता है इसाक न्यूटन को। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। अब ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। उस थ्योरी का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था? इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। मींस ये दोनों के दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। मैटर को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर की फॉर्म में। कब होगा ऐसा? जब उन्होंने एक इसके लिए इक्वेशन दी थी, E = mc²। जब किसी भी बॉडी का मास अगर m है, सपोज करो हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास m है और उसकी स्पीड को अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जाए, स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी है, उसका मास m है, अगर उसकी स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू के बराबर उसकी स्पीड को वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जाए, तो हमारा जो मास होगा वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास हमारा किसी भी बॉडी का एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस मैटर को हमने एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यही कहता है कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिंसिपल। और ये जो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो वैल्यू थी, ये सबसे पहले किसने दी थी? रोमर ने। ठीक है, रोमर एक साइंटिस्ट था, उसने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से याद रखना। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो दी थी जो हमने अभी पढ़ा, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इतना याद रखो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो अभी जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि कई बार JKSSB यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी की सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम किसी ना किसी यूनिट के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या बन जाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है,
अब इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, ठीक है, फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी? एक आ गया स्केलर और दूसरी आ गई वेक्टर्स। स्केलर्स क्या चीज़ होती है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई ना कोई वैल्यू होगी उनकी। और वेक्टर्स क्या होंगे? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी कि वो वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होती है और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है, स्केलर के अंदर। अब स्केलर के अंदर कौन कौन क्या क्या आ जाएगा? स्केलर के अंदर लेंथ आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, मास आ जाएगा, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी में हमारा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी स्केलर के अंदर आएगी, कौन सी वेक्टर के अंदर आ जाएगी। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। हमारे पास मेनली 3 तरह के सिस्टम होते हैं जिनके अंदर यूनिट्स को मेजर किया जाता है, ठीक है। एक आ गया CGS, एक आ गया FPS, एक आ गया MKS। आपको सिर्फ इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। CGS मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूनिट्स यूज़ किए जाएंगे। और FPS के अंदर किसका यूज़ किया जाएगा? फुट, पाउंड, सेकंड, इन यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा। और MKS के अंदर किसका यूज़ किया जाएगा? मीटर, KG, सेकंड, इन यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, CGS, FPS, MKS, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और यहाँ पे फुट, पाउंड, सेकंड, यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये इनके मीनिंग होते हैं, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म होती है। अब इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, जो ग्लोबली सभी जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? हमारा SI यूनिट। कौन सा होता है? SI यूनिट। SI यूनिट ये ग्लोबली हर जगह पे इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी, कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को केजी के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, कोई ग्राम के अंदर मेजर कर रहा होता है उस चीज़ को, ठीक है, कोई पाउंड के अंदर उस चीज़ को मेजर कर रहा होता है। तो क्या हो जाता है? डिफ़िकल्टी हो जाती है सभी के लिए समझने के लिए। तो एक स्पेशल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया गया जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबल मतलब ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उस चीज़ को माना जाता है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न किसी को भी ना रहे। इसीलिए SI यूनिट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि सारे के सारे उस सिस्टम को समझ पाएँ। अब ये जो SI सिस्टम होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करा जाता है, इंडिया के अंदर भी, वर्ल्ड पे, ठीक है, सभी की सभी कंट्रीज़ के अंदर इसको फॉलो करा जाता है, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको फ्रेंच में क्या बोला जाता है? सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनाइट्स। क्या बोला जाता है? सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनाइट्स। ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, किसका? SI यूनिट को ये बोला जाता है फ्रेंच के अंदर, ठीक है। अब हमने SI यूनिट अभी देखा क्या चीज़ होती है। SI यूनिट में भी 2 तरह के यूनिट्स होते हैं हमारे, एक फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, क्या होते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जिनके मिलाने से हम कोई भी डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं, मतलब दूसरे यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू के लिए हमें इनका होना कंपलसरी होता है, ये और कहीं से हमें नहीं मिल सकते, इसीलिए इनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल बोला जाता है। फंडामेंटल मतलब इनके बिना कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, जो भी चीज़ बनेगी इनके मिलाने से बनेगी, ठीक है। तो ये आ गए फंडामेंटल यूनिट्स, टोटल 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखते जाओ। फर्स्ट आ गया लेंथ, फर्स्ट आ गया लेंथ, ठीक है। लेंथ को किसके अंदर मेजर करेंगे? मीटर के अंदर, और मीटर का सिंबल क्या होगा? M। नेक्स्ट है मास, मास को किसके अंदर मेजर किया जाएगा? किलोग्राम के अंदर, इसका यूनिट कौन सा, सिंबल कौन सा यूज़ किया जाएगा? kg। टाइम सेकंड में मेजर किया जाएगा और सेकंड का सिंबल S। टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर किया जाएगा और सिंबल क्या होगा? K।
बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर है तो सेल्सियस यूनिट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सेल्सियस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, केल्विन होगा। टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, बिजली को किसके अंदर मेजर किया जाता है, एम्पियर के अंदर, इसका सिंबल ए, ठीक है। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसके अंदर मेजर किया जाता है, कैंडिला, ठीक है। कैंडिला का सिंबल क्या होगा, सी डी। फिर नेक्स्ट है हमारा 7th, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसके अंदर मेजर किया जाता है, मोल के अंदर, मोल का सिंबल MOL, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पिक किए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स। इन फंडामेंटल्स के साथ हमारे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी यूज़ किए जाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। होगा एंगल ही, डिफरेंस क्या होगा, ये जो प्लेन एंगल होगा ये 2 डायमेंशनल के अंदर होगा, 2 डायमेंशन, देखो यहाँ पे ये लेंथ वाली, ये ब्रेथ वाली, ठीक है। तो 2 डायमेंशंस के अंदर इसका यूज़ किया जाएगा। और जो एंगल 3 डायमेंशन के अंदर बनेगा, ये एंगल बन गया 2 डायमेंशन के अंदर, और ये वाला होगा 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। इसका लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी, ठीक है। वो जो एंगल बनाएगा उसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल। जो 2D के अंदर होगा उसको बोला जाएगा प्लेन एंगल, और जो 3D के अंदर एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है। अब ये जो प्लेन एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ठीक है, ये किसके अंदर मेजर किया जाएगा, रेडियन के अंदर, किसके अंदर, रेडियन के अंदर। और जो सॉलिड एंगल होगा उसको किसके अंदर मेजर किया जाएगा, स्टेरेडियन के अंदर, स्टेरेडियन के अंदर मेजर किया जाएगा। अब याद रखो यहाँ से सॉलिड एस, तो यहाँ पे एस आ गया, तो मतलब स्टेरेडियन एंगल, सॉलिड को एस से वाले के साथ मेजर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो थोड़े से देख लो आप। फर्स्ट है फोर्स, फोर्स को किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, फोर्स न्यूटन के अंदर, न्यूटन एक यूनिट होता है, ठीक है। इस यूनिट के अंदर फोर्स को मेजर किया जाता है। वर्क, एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों को किसके अंदर मेजर किया जाता है, जूल के अंदर। पावर, पावर को वाट के अंदर मेजर किया जाता है। चार्ज को कूलम के अंदर मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, इसको वोल्ट के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओम के अंदर मेजर किया जाता है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को फैरेड के अंदर मेजर किया जाता है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को हेनरी के अंदर मेजर किया जाता है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमन के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके यूनिट्स हैं। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, 1 बाय 1 आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आप इतना याद रखो कि ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये इनके यूनिट्स जिसके अंदर उनको मेजर किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी यहाँ पे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए 2 यूनिट्स और यूज़ करे जाते हैं, एक लाइट ईयर और दूसरा पारसेक, लाइट ईयर और पारसेक, ठीक है। अब ये जो लाइट ईयर होता है ये क्या चीज़ है, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट 1 साल के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर करती है उसी को बोला जाता है लाइट ईयर। तो ये लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, ठीक है। वैक्यूम कौन सी प्लेस होती है, वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे हवा भी नहीं होती, ठीक है, जहाँ पे हवा भी नहीं होती उसको बोला जाता है वैक्यूम। तो एक जो भी लाइट 1 साल के अंदर वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को बोला जाता है लाइट ईयर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट है तो मीटर साथ आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट आता है पारसेक, पारसेक क्या चीज़ है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये कितने लाइट ईयर्स के बराबर होता है, 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है। इतने लाइट ईयर मिलेंगे, इतने लाइट ईयर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक पारसेक बनाएंगे, ठीक है। पारसेक लाइट ईयर से बड़ा यूनिट होता है, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा था बेसिक, ठीक है, बेसिक यूनिट्स के बारे में। इसके बाद हम आएंगे अब मोशन, जहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में छोड़ा था उसके आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।